राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। केंद्रीय मंत्रियों से लेकर पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी जयपुर में एक सभा की। और राज्य में कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर गहलोत सरकार को घेरा। ये चुनाव मात्र एक सीट का नहीं, ये चुनाव प्रदेश की प्रतिष्ठा का सवाल है, महिला के सम्मान का सवाल है। इस दौरान उन्होंने इशारों में राहुल गांधी पर भी तंज कसा। डर उनको लगता है जिनका सरदार मूर्ख हो। स्मृति ईरानी ने बीजेपी की सरकार बनने पर 450 रुपए में सिलेंडर देने का भी वादा किया। बीजेपी की ओर से सिर्फ स्मृति ईरानी ने ही नहीं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राजस्थान में चुनाव प्रचार का मोर्चा संभाला और लोगों से बीजेपी को जिताने की अपील की। और जयपुर में एक रैली के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कांग्रेस पर विकास नहीं करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, पर गरीबी तो हटी नहीं, गरीब हट गए। तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोटा में सभा की और डबल इंजन की सरकार में ही विकास होने का दावा किया। कांग्रेस ने लंबे समय तक देश पे शासन किया, लेकिन बदले में समस्याएं दी। आगे राजस्थान में भी यही चीज है। राजस्थान में 25 नवंबर को वोटिंग है, जिसके लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी कर दिया। नड्डा ने इसे विकास का रोड मैप बताते हुए दावा किया कि उनकी सरकार बनी तो राज्य में सबका विकास करेगी, जिसमें गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को मजबूत किया जाएगा। इस दौरान कांग्रेस पर 5 बड़े आरोप लगाते हुए नड्डा ने दावा किया कि गहलोत सरकार में भ्रष्टाचार, महिलाओं का अपमान, महंगाई, बेरोजगारी, तुष्टीकरण और भाई भतीजावाद को बढ़ावा मिला। 5 बातों के लिए जाना जाता है: भ्रष्टाचार, बहनों बेटियों का तिरस्कार, किसानों का तिरस्कार, युवाओं के भविष्यों से खिलवाड़ और गरीब लोगों के साथ अत्याचार। जेपी नड्डा ने ये भी दावा किया कि बीजेपी की सरकार बनी तो पेपर लीक मामले की जांच एसआईटी से कराई जाएगी। एसआईटी बैठाएंगे और जो लोग पेपर लीक में और स्कैम्स में, फर्टिलाइजर स्कैम से लेकर मिड डे मील के स्कैम में, माइनिंग में, पीएम आवास योजना में, जल जीवन मिशन में जिन लोगों ने घोटाला किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नड्डा ने आरोप लगाया कि गहलोत सरकार में कुछ लोगों के घर पर बुलडोजर चलाया गया तो कुछ लोगों को सर तन से जुदा के लिए बढ़ावा दिया गया। जेपी नड्डा ने राजस्थान के लिए संकल्प पत्र जारी करते हुए इस बात का दावा भी किया कि बीजेपी जो वादा करती है उसे हर हाल में पूरा भी करती है। बीजेपी के संकल्प पत्र की बड़े वादों की बात अगर की जाए तो इसमें बेटी के जन्म पर 2 लाख का सेविंग बॉन्ड दिया जाएगा, बेटियों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, गरीब छात्रों को 1200 रुपए की सालाना सहायता दी जाएगी, 12वीं पास करने वाली मेधावी छात्राओं के लिए फ्री स्कूटी योजना होगी, मातृ वंदन की रकम को बढ़ाकर 4 से 8 हजार रुपए किया जाएगा, हर जिले में महिला थाना खुलेगा, हर शहर में एंटी रोमियो स्क्वाड का भी गठन किया जाएगा, 6 लाख से ज्यादा ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, गरीब परिवार की महिलाओं को 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, 5 साल में 2.5 लाख बेरोजगारों को नौकरी दी जाएगी, किसानों के लिए सालाना वित्तीय सहायता बढ़ाकर 12,000 रुपए की जाएगी, गेहूं की उपज 2,700 रुपए प्रति क्विंटल में खरीद होगी, किसानों की नीलाम हुई जमीन का उचित मुआवजा भी दिया जाएगा, पेपर लीक मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाएगा। टोंक में चुनाव प्रचार करने पहुंचे बीजेपी नेता रमेश विधूड़ी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव की तुलना पाकिस्तान के लाहौर से कर डाली। रमेश विधूड़ी बीजेपी प्रत्याशी की ओर से आयोजित युवा मोर्चा के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने राजस्थान और टोंक के चुनाव का लाहौर कनेक्शन निकाल दिया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव पर लाहौर में बैठे लोग भी नजर गड़ाए बैठे हैं। टोंक के चुनाव के ऊपर लाहौर की भी नजर है कि पीएफआई के लोगों को शरण कौन देता है, पीएफआई के लोग पकड़े जाते हैं, उनको रोटी कौन खिलाता है, टोंक में बैठे वाले लोग खिलाते हैं। रमेश विधूड़ी ने मतदाताओं से बीजेपी उम्मीदवार को जिताने की अपील की और कहा कि 25 को चुनाव के बाद देश में लड्डू बंटने चाहिए, न कि लाहौर में। चुनावी राज्य राजस्थान में सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज एक साथ दिखे, जिसके बाद चुनावी दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने गहलोत और पायलट के बीच किसी भी तरह की तल्खी से इनकार करते हुए दावा किया कि कांग्रेस में किसी तरह की कोई कलह नहीं है।
और कांग्रेस एक बार फिर राजस्थान में अपनी सरकार बनाएगी। चुनाव प्रचार के लिए राहुल गांधी जब जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां सीएम गहलोत और सचिन पायलट दोनों एक साथ उनके स्वागत के लिए मौजूद थे। दोनों को एक साथ देखकर राहुल भी बेहद खुश नजर आए और इस तस्वीर के जरिए उन्होंने भी कांग्रेस में एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की। एक साथ नजर नहीं आ रहे हैं, एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे और कांग्रेस पार्टी यहाँ स्वीप करके चुनाव जीतेगी। वहीं सीएम गहलोत ने भी दावा किया कि इस बार फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। पब्लिक इस बार मूड बना चुकी है कि सरकार को रिपीट करना, क्योंकि इतने काम हुए, घर घर काम पहुंच गए। राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है और कांग्रेस की कोशिश है कि जनता को ये संदेश दिया जाए कि गहलोत और पायलट के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। राहुल गांधी ने राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। चूरू की रैली में बीजेपी को घेरते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि कांग्रेस गरीबों, किसानों और मजदूरों का साथ देने वाली पार्टी है, जबकि बीजेपी अरबपतियों के साथ खड़ी होने वाली सरकार है। राजस्थान में फिर कांग्रेस की सरकार बनाने की अपील करते हुए राहुल ने मोदी की गारंटी को अडानी की गारंटी बताया। मैं कह रहा हूँ मोदी की गारंटी, लोग हंस रहे हैं सामने। 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में मिल गया, आपको मिल गया। मोदी की गारंटी का मतलब अडानी की गारंटी। राहुल ने कहा कि अडानी देश से कमाए पैसों को विदेश में लगाते हैं, जबकि कांग्रेस किसानों, मजदूरों की जेब में डालती है। अडानी जी पैसा कमाते हैं और उस पैसे को विदेश में इस्तेमाल करते हैं, विदेश की कंपनियां खरीदते हैं। हम क्या करते हैं? हम किसानों, मजदूरों के जेब में पैसा डालते हैं। रैली में राहुल ने दावा किया कि राजस्थान में उनकी सरकार ने गरीबों के हितों के लिए जो काम किए हैं, अगर बीजेपी की सरकार आई तो वो सब खत्म कर देगी। राहुल गांधी के चुनावी दौरे को लेकर राजस्थान में सियासत भी तेज रही। राहुल गांधी के निशाने पर जहां बीजेपी रही तो बीजेपी नेताओं ने भी राहुल गांधी के दौरे को एक फोटोशूट करार दिया और दावा किया कि राजस्थान में कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल के राजस्थान दौरे को एक फोटोशूट बताया। राहुल गांधी को पूरा पता है कि इधर कुछ होने वाला नहीं है राजस्थान में, इसलिए वो नाम के वास्ते आज आया है और एक फोटोशूट करके जा रहे हैं। पायलट और गहलोत विवाद पर भी प्रहलाद जोशी ने निशाना साधा और दावा किया कि कांग्रेस की कलह छिपाने के लिए पायलट और गहलोत एयरपोर्ट पर राहुल के साथ दिखे। ये फोटोशूट है, ये फोटो अप है, सिर्फ तो फोटो के लिए है। तो इन लोगों ने क्या क्या किया था, इसमें क्या था, इनके होर्डिंग में क्या था, इनके एडवर्टाइजमेंट में कैसे किसका था, राहुल गांधी का फोटो ही नहीं था। बीजेपी ने गहलोत सरकार को घोटालों की सरकार बताया। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस और बीजेपी के सियासी हमलों के बीच प्रियंका गांधी का एक बयान खूब सुर्खियों में है। प्रियंका गांधी ने कभी गांधी परिवार के करीबी रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा। हुए प्रियंका ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कांग्रेस की सरकार गिराने के मुद्दे पर धोखा देने का आरोप लगा दिया। विश्वासघात तो बहुतों ने किया है, लेकिन इन्होंने ग्वालियर और चंबा की जनता के साथ विश्वासघात किया है। आपके पीठ में छुरा भोंका है, बनी बनाई सरकार को गिरा दिया। सिंधिया ने सोशल मीडिया पर पलटवार करते हुए लिखा कि प्रियंका गांधी पार्ट टाइम नेत्री हैं। किस परिवार की दूसरी पीढ़ी ने सत्ता के लोभ में इमरजेंसी लगाई थी? काबिलियत को कद से तोलने वाले अहंकार का पाठ पढ़ाने से पहले कृपया स्वयं आईने में झांक लें। इस बीच कमलनाथ ने प्रियंका के बयान का समर्थन किया। अब ज्योतिरादित्य जब कांग्रेस में थे, वो जो कहते थे शिवराज सिंह जी के बारे में और प्रधानमंत्री के बारे में, वो तो मिटा नहीं है ना। अब जो उनके बारे में कहते थे कांग्रेस के बारे में कह रहे हैं। सरकार गिराने के मुद्दे पर कमलनाथ ने भी ज्योतिरादित्य पर धोखा देने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कल मतदान होगा। मध्य प्रदेश की 230 और छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर कल होने जा रही वोटिंग के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। साथ ही वोटिंग के लिए सभी चुनाव अधिकारियों को मतदान सामग्री बांट दी गई है। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अशोक गहलोत आपके घर के नाम से एक अभियान शुरू किया है। केवल एक स्कैन करने पर अशोक गहलोत 3D होलोग्राम के जरिए लोगों के ड्राइंग रूम और ऑफिस में आकर कांग्रेस की 7 गारंटियों के बारे में समझाएंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मतदान प्रतिशत बढ़ाने की अपील के लिए 400 वर्ग फीट की मतदाता जागरूकता रंगोली बनाई गई। रंगोली के जरिए लोगों को मतदान करने का संदेश दिया गया। एमपी में कल विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी।
मध्य प्रदेश में चुनावी हलचल के बीच मुरैना जिले से पुलिस ने अवैध शराब से भरी एक गाड़ी जब्त की। पुलिस ने मामले से जुड़े एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ की जा रही है। उत्तरकाशी में टनल में फंसे 40 मजदूरों के रेस्क्यू की कोशिशें तेज हो गई हैं। हादसे वाली जगह पर नई ऑगर मशीन पहुंची है, जिससे मजदूरों के जल्द बाहर निकलने की उम्मीद भी बढ़ गई। क्योंकि नई ऑगर मशीन से ड्रिलिंग कर मलबा हटाने का काम तेजी से हो रहा है, ऐसे में मजदूरों के सुरक्षित बाहर आने की उम्मीदें और बढ़ गईं। इस बीच केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह उत्तरकाशी पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि मजदूरों को निकालने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी और इसके लिए नई ऑगर मशीन काम कर रही है, जिसकी पावर भी ज्यादा है और जिसकी स्पीड भी ज्यादा है पुरानी मशीन के मुकाबले। और हमारी कोशिश है कि ये कार्य 2-3 दिन में पूरा हो जाए, जल्दी भी हो सकता है। जनरल वीके सिंह ने कहा कि रेस्क्यू के लिए देश की एजेंसियों के साथ साथ विदेशी एक्सपर्ट्स की भी मदद ली जा रही है। हमने ऑस्ट्रिया से बात की है, हमने नॉर्वे से बात की है, हमने जो भी हमको एक्सपर्ट एक बॉडी है टनलिंग की, उनसे बात की है। जनरल वीके सिंह ने टनल में फंसे मजदूरों के परिवार से भी मुलाकात की। उत्तरकाशी में टनल हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर आला अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री धामी ने आश्वासन भी दिया कि मजदूरों को जल्द बाहर निकाल लिया जाएगा। और इस पूरे ऑपरेशन पर राज्य के साथ साथ केंद्र सरकार भी नजर बनाए हुए है। सीएम धामी ने कहा कि तकनीकी विशेषज्ञों की टीम सुनिश्चित कर रही है कि सुरंग के अंदर फंसे मजदूर सुरक्षित हों। और पीएम मोदी ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के स्तर से लगातार सभी को निर्देशित किया गया है, इसलिए सारी एजेंसियां और जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं अन्य देशों में भी जो ऐसी कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, वो सारे के सारे जो है इस पूरी घटनाक्रम को और यहाँ से जुड़े हुए हैं। बताया गया कि नई ऑगर मशीन से 1 घंटे में 5 मीटर मलबा हटाया गया। अभी कुछ शुरू हुआ है तो काफ़ी तेजी से, बड़ी मशीन है, काफ़ी तेजी से काम हो रहा है, तो लेट अस होप कि जल्दी हो जाए। उम्मीद जताई जा रही है कि नई ड्रिल मशीन की मदद से जल्द ही मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। बीते 5 दिन से उत्तरकाशी में बन रही टनल में 40 मजदूर फंसे हुए हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि सुरंग में मजदूरों को पाइप के जरिए ऑक्सीजन से लेकर खाना तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे अंदर फंसे मजदूरों को भी भरोसा है कि उन्हें जल्द ही रेस्क्यू कर लिया जाएगा। इस बीच रेस्क्यू टीम का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों से बात करती दिखी, तो वहीं दूसरी तरफ से भी कुछ आवाजें आती सुनाई पड़ी। जरूरत हो तो बताइएगा। हाँ बोलिए। क्या बोल रहे थे? रेस्क्यू टीम और मजदूरों के परिवार वाले इसी तरह टनल में फंसे मजदूरों से संपर्क बनाए हुए हैं। फिलहाल नई ऑगर मशीन के जरिए टनल में ह्यूम पाइप बिछाने की योजना पर काम चल रहा है, जिसके जरिए मजदूरों को बाहर निकाला जा सकेगा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। आसमान पर जहरीली धुंध की परत ऐसी छाई है कि सूरज की रोशनी भी गायब हो गई, जिसका सीधा सीधा असर विजिबिलिटी पर पड़ रहा है। साथ ही प्रदूषण की वजह से जहरीली हवा में सांस लेना लोगों की मजबूरी बना हुआ है। दिल्ली के कई इलाकों में सुबह AQI 400 के पार दर्ज किया गया, जबकि पूरी दिल्ली और NCR के AQI की बात की जाए तो दिल्ली में AQI 393, फरीदाबाद में AQI 410, गाजियाबाद में AQI 361, नोएडा में AQI 355 और गुरुग्राम में AQI का स्तर 311 दर्ज किया गया। कर्तव्य पथ का वो स्ट्रेच है जहाँ से दूर से ही इंडिया गेट जो है वो दिखाई दिया करता था, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ गया है कि कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगी, दिल्ली का जो आज का कलेक्टिव AQI है वो 393 के आसपास दर्ज किया गया है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया जाता है। इस बीच आम लोगों ने प्रदूषण कम करने की जिम्मेदारी सभी की बताई। ग्राउंड लेवल पे क्योंकि दिल्ली में अगले 2 दिनों में हवा चलने की गति में तेजी आने की संभावना कम ही है। इस बीच पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर समीक्षा बैठक बुलाई, जिसमें पर्यावरण विभाग के साथ DPCC यानी दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में इस बात का निर्णय लिया गया कि ग्रैब के नियमों की निगरानी को तेज किया जाए और इसके लिए 6 सदस्यों की स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया। मॉनिटरिंग के लिए आज हमने ये निर्णय लिया है कि एक 6 सदस्यीय जो है स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है।
इस बीच दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सोशल मीडिया पर अपने एक बयान में कहा कि पराली जलाने से रोक पाने में नाकाम रही पंजाब सरकार से हम गुहार लगाने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। एलजी के इस बयान के बाद गोपाल राय ने भी पलटवार किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को भी कुछ करने की जरूरत है। ये जो बयानबाजी फार्मूला है, बयानबाजी फार्मूले से कुछ निकलने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को भी इस समय सक्रिय होना चाहिए। गोपाल राय ने कहा कि इस समय मिलकर काम करने की जरूरत है। और दुनिया में पहली बार पूरी आंख का ट्रांसप्लांट किया गया है। पहली बार आंख प्रत्यारोपण सर्जरी अमेरिका के न्यूयॉर्क में की गई। डॉक्टर्स ने चेहरे की सर्जरी के दौरान किसी इंसान की पूरी आंख को बदल दिया। यह ऑपरेशन करीब 12 घंटे तक चला। 140 डॉक्टर्स की टीम ने यह ऑपरेशन किया। इससे पहले डॉक्टर्स अब तक सिर्फ कॉर्निया यानी पुतली का ही ट्रांसप्लांट करते आए हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक मरीज की आंख की रेटिना में खून का प्रवाह हो रहा है। 45 साल के जिस व्यक्ति की आंख का ट्रांसप्लांट किया गया है उसका नाम एरॉन जेम्स है। वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में लाइनमैन है। साल 2021 में उसे 7200 वोल्ट का करंट लगा था और करंट के झटके की वजह से उसके शरीर का बायां हिस्सा, नाक, मुंह, बाईं आंख पूरी तरह प्रभावित हुई थी। सर्जरी के दौरान उसके आधे चेहरे को बदला गया और बाईं आंख को हटाकर दूसरी आंख लगाई गई। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि उसने बाईं आंख से देखना शुरू किया या नहीं। डॉक्टर्स के मुताबिक बाईं आंख से देखने में अभी कई चुनौती हैं। भारत से उलझने के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो एक बार फिर मुश्किल में फंसते हुए दिखाई दिए। महंगाई और चुनाव में पार्टी को मिल रही असफलताओं के बीच प्रधानमंत्री ट्रूडो के इस्तीफे की मांग अब उठने लगी है। दरअसल द कैनेडियन प्रेस के लिए किए गए लेगर पोल से पता चला है कि महंगाई से लेकर स्वास्थ्य, सरकारी खर्च और जलवायु परिवर्तन तक हर चीज पर लिबरल पार्टी से लोग असंतुष्ट हैं। यही नहीं, ज्यादातर लोगों का मानना है कि ट्रूडो को इस्तीफा दे देना चाहिए। सर्वे के मुताबिक कनाडा के 63% लोग ट्रूडो सरकार को हटाने के पक्ष में हैं। वहीं 40% लोगों का मानना है कि कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियरे पोइलेवरे को पीएम बनना चाहिए। सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव होते हैं तो कंजर्वेटिव पार्टी सरकार बना सकती है। लिहाजा ट्रूडो की खुद की राजनीतिक पार्टी के सदस्य उनके इस्तीफे की मांग करने लगे हैं। जबकि दूसरी तरफ कनाडा की कंजर्वेटिव पार्टी के नेता और ट्रूडो के सबसे कट्टर प्रतिद्वंदी पियरे पोइलेवरे कनाडाई लोगों के गुस्से को भुना रहे हैं। वो जस्टफ्लेशन शब्द के जरिए जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ सोशल मीडिया पर लगातार कैंपेन चला रहे हैं। उधर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर भारत ने एक बार फिर तगड़ा प्रहार किया। लंदन में मौजूद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर मामले में एक बार फिर ट्रूडो के आरोपों को सिरे से खारिज किया। यही नहीं, एस जयशंकर ने कनाडा की सरकार से आरोपों की पुष्टि के लिए सबूत की मांग भी दोहराई। If you have a reason to make such an allegation, please share the evidence with us. We are not ruling out an investigation and looking at anything which they may have to offer. जबकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर से कहा कि जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने राजनीतिक फायदे के लिए भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाए। We are a democracy, you are a democracy, they are a democracy. But freedom of speech and freedom of expression also comes with a certain responsibility, and the misuse of those freedoms and the toleration of that misuse for political purposes would be, to our mind, very wrong. इसके अलावा एस जयशंकर ने फिर से साफ कर दिया कि कनाडा में आतंकियों और भारत विरोधी चरमपंथियों को राजनीतिक संरक्षण हासिल है। कनाडा की सरकार भारतीय राजनयिकों को सुरक्षा देने में नाकाम साबित हुई है। विधानसभा चुनाव से पहले मायावती ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। एमपी राजस्थान में वोटिंग से पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस पर फर्जी वीडियो प्रचारित करने का आरोप लगाया। मायावती ने लोगों से सावधान रहने की अपील करते हुए एक्स पर लिखा कि कांग्रेस बीजेपी से लड़ने के बजाय बीएसपी के खिलाफ दुष्प्रचार कर रही है। मध्य प्रदेश के रीवा में आदिवासी जिला पंचायत की महिला सदस्य के साथ मारपीट कर दहशत फैलाने की कोशिश की गई। सेमरिया से कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा और कार्यकर्ताओं ने थाने के सामने जमकर बवाल काटा और एफआईआर दर्ज करने की मांग की। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा किया। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के ऊपर पार्टी का पोस्टर फाड़ने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, थाने में पूछताछ के दौरान दोनों गुटों में मारपीट भी हुई। राजस्थान के चूरू में एक बाइक की दुकान में आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। दुकान के मालिक ने आग लगने की रिपोर्ट पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। हेडलाइंस के बाद आगे बढ़ेंगे। आप देख रहे हैं बात पते की।
दिल्ली के पॉश इलाके ग्रेटर कैलाश में दिल्ली पुलिस ने फर्जी डॉक्टर्स के गोरख धंधे का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने एक डॉक्टर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया जो एक मेडिकल सेंटर में फर्जी डॉक्टर्स बनकर लोगों की सर्जरी तक करते थे और लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करते थे। फर्जी डॉक्टरों के हाथों सर्जरी से कई लोगों की मौत भी हो गई। ग्रेटर कैलाश के अग्रवाल मेडिकल सेंटर पर इस वक्त ताले पड़े हैं और इसे चलाने वाले डॉक्टर पुलिस की गिरफ्त में हैं, जिनमें अग्रवाल मेडिकल सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर नीरज अग्रवाल, उनकी पत्नी पूजा, सर्जन डॉक्टर जसप्रीत सिंह और लैब टेक्नीशियन महेंद्र शामिल हैं। अस्पताल में जो लोग ऑपरेशन को अंजाम देते थे वो फर्जी कागजात के आधार पर डॉक्टर बने थे। पेशे से वो टेक्नीशियन थे और किसी बड़े डॉक्टर बड़े अस्पताल में टेक्नीशियन के पद पर काम करते थे, लेकिन फर्जी डिग्री लेने के बाद वो डॉक्टर बन गए और ऑन कॉल इस अस्पताल में ऑपरेशन करने के लिए आते थे। मेडिकल सेंटर पर आने वाले मरीजों को मामूली बीमारी के लिए भी ऑपरेशन के लिए कहा जाता था और फिर ऑन कॉल फर्जी सर्जन बुलाए जाते थे जो असल में डॉक्टर थे ही नहीं। पुलिस के मुताबिक आरोपी महेंद्र मेडिकल सेंटर में सीनियर सर्जन बनकर काम करता था और अब तक कई सर्जरी भी कर चुका है। पुलिस को मेडिकल सेंटर के खिलाफ लगातार शिकायतें भी मिल रही थी। पुलिस को आज सभी 4 आरोपियों की 5 दिन की रिमांड भी मिल गई, लेकिन ग्रेटर कैलाश के अग्रवाल मेडिकल सेंटर में चल रहे गोरख धंधे का खुलासा तब हुआ जब साल 2022 में वहां सर्जरी के बाद एक मरीज की मौत हो गई। शिकायत मेडिकल काउंसिल तक पहुंची तो फिर जांच शुरू हुई, जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक रिपोर्ट में साफ था कि मरीज की मौत इलाज में लापरवाही से हुई। Cause of death clearly showed that the death of the patient was due to excessive bleeding due to complications that arose during the surgery. एक हफ्ते पहले भी अग्रवाल मेडिकल सेंटर में एक मरीज की गॉल ब्लैडर की सर्जरी के बाद मौत हो गई, जिसके बाद वहां परिवार वालों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि अग्रवाल मेडिकल सेंटर के खिलाफ पहले से ही कई शिकायतें आ चुकी हैं और हर शिकायत में सर्जरी के बाद मरीज की मौत का जिक्र था। पुलिस ने मेडिकल सेंटर की तलाशी ली तो जिंदगियों से खिलवाड़ के तमाम सबूत सामने आ गए। Expired surgical blades, expired medicines, certain prescription notes, certain blank papers signed by doctors. We are still investigating the matter. पुलिस को आरोपी फर्जी डॉक्टरों के तार किसी बड़े गिरोह से जुड़े होने की आशंका है। जांच में फर्जी डॉक्टर्स के गोरख धंधे की परतें खुली तो सामने आया कि लैब टेक्नीशियन महेंद्र दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में काम करता था और अग्रवाल मेडिकल सेंटर में फर्जी सर्जन बनकर ऑपरेशन करता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी महेंद्र ने दिल्ली के बड़े अस्पताल में बड़े डॉक्टरों के अंडर काम किया, जिसके बाद उसने फर्जी MBBS की डिग्री तैयार की और मेडिकल सेंटर में बतौर सर्जन काम करने लगा। दरअसल अग्रवाल मेडिकल सेंटर में आने वाले मरीजों को सर्जरी के लिए बोला जाता। मरीजों के फर्जी डॉक्टरों के झांसे में आने के बाद डॉक्टर जसप्रीत के नाम से प्रिस्क्रिप्शन तैयार किया जाता, लेकिन सर्जरी डॉक्टर जसप्रीत की जगह टेक्नीशियन महेंद्र करता था। फर्जी डॉक्टरों की लापरवाही से ही कई लोगों की ऑपरेशन के बाद जान चली गई। साल 2016 से इन फर्जी डॉक्टरों की अब तक 6 शिकायतें मेडिकल काउंसिल को मिली हैं। जहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बोर्ड लगा हुआ है उसमें भी लिखा हुआ है गवर्नमेंट अप्रूव्ड मेडिकल सेंटर। इसके बावजूद लोगों को इस मेडिकल सेंटर के बारे में भनक नहीं लगी और यहाँ पर एक बड़ा गोरख धंधा चल रहा था। सवाल ये है कि 2016 से शिकायतें मिलने के बाद भी 2023 तक इस मेडिकल सेंटर में लोगों की जान से खिलवाड़ कैसे होता रहा। सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत राय के निधन के बाद कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी के अकाउंट में पड़ा 25,000 करोड़ रुपयों का अब क्या होगा, इस पर चर्चा शुरू हो गई है। ये वो पैसा है जो सेबी ने सुब्रत राय से वसूला था। दरअसल साल 2011 में सेबी ने सहारा ग्रुप की 2 कंपनियों को 3 करोड़ निवेशकों से जुटाई रकम को वापस करने का निर्देश दिया। सहारा ग्रुप ने सेबी के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2012 को सेबी के आदेश को सही करार दिया और सहारा ग्रुप की दोनों कंपनियों को निवेशकों से जुटाई गई रकम 15% ब्याज के साथ लौटाने के लिए कहा। सहारा को आखिरकार सेबी के पास करीब 24,000 करोड़ रुपए की रकम जमा कराने को कहा गया ताकि निवेशकों को उनके पैसे लौटाए जा सके। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर की ताजा सालाना रिपोर्ट के मुताबिक सेबी ने सहारा ग्रुप की दोनों कंपनियों के निवेशकों को बीते 11 साल में महज 138.7 करोड़ रुपए का ही रिफंड जारी किया है, जबकि इस बीच रीपेमेंट के लिए विशेष रूप से खोले गए बैंक खातों में सहारा ग्रुप की तरफ से जमा रकम बढ़कर 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुकी है। सेबी
सेबी ने अपने पिछले अपडेट में 17,526 आवेदनों के आधार पर 31 मार्च 2022 तक कुल 138 करोड़ रुपए का रिफंड किए जाने की जानकारी दी थी। इस बीच केंद्र सरकार ने इसी साल अगस्त में उन जमाकर्ताओं के 5,000 करोड़ रुपए लौटाने की प्रक्रिया शुरू की जिनके पैसे सहारा ग्रुप की 4 सहकारी समितियों में फंसे हुए हैं। इससे पहले सहकारिता मंत्री अमित शाह ने निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए जुलाई में CRCS सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया था। इस पोर्टल पर लगभग 18 लाख जमाकर्ताओं का रजिस्ट्रेशन किया गया। उससे पहले मार्च में केंद्र सरकार ने ऐलान किया था कि 4 कोऑपरेटिव समितियों से जुड़े 10 करोड़ निवेशकों के पैसे 9 महीने के भीतर वापस कर दिए जाएंगे। यह ऐलान सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद किया गया जिसमें सहारा सेबी रिफंड अकाउंट से 5,000 करोड़ रुपए सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ट्रांसफर करने का निर्देश दिया गया था। एपेक यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट में हिस्सा लेने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका पहुंचे, जहां उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ आपसी संबंधों में आई कड़वाहट से लेकर कई मुद्दों पर चर्चा हुई। यही नहीं, दोनों नेता बड़ी ही गर्मजोशी से मिले, एक दूसरे से हाथ मिलाने के साथ आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में काम करने की इच्छा जाहिर की। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हंसी मजाक करते भी नजर आए और उन्होंने जिनपिंग की कार की तारीफ करते हुए उसे बीस्ट की तरह बताया। It's like that Cadillac we have over there. International meetings, they fly those with me. You know what they call that car? They call it the Beast. लेकिन हंसी मजाक का ये दौर उस वक्त खत्म होता नजर आया जब एक सवाल के जवाब में जो बाइडेन ने जिनपिंग को एक बार फिर तानाशाह बता दिया। And Mr. President, after today, would you still refer to President Xi as a dictator? This is a term that we used earlier this year. Well, look, he is. I mean, he's a dictator in the sense that he is the guy who runs a country that is running this country that based on a former government totally different than ours. यही नहीं, ताइवान के मुद्दे पर भी जो बाइडेन ने खुलकर अपनी राय रखी। एक साल के बाद हुई मुलाकात में शी जिनपिंग और बाइडेन ने ताइवान के मुद्दे पर भी लंबी चर्चा की, जिसके बाद जो बाइडेन ने कहा कि वो वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करते हैं और अपने स्टैंड पर कायम रहेंगे। वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करने का सीधा मतलब है कि अमेरिका ताइवान पर चीन की दादागिरी को मौन सहमति देता रहेगा, जो कि उसकी रणनीति से काफी अलग है। I reiterated what I've said since I've become president and what every previous president of late has said, that we maintain the agreement that there is a one China policy, and that I'm not going to change that. That's not going to change, and so that's about the extent to which we discussed it. गौरतलब है कि ताइवान को अमेरिका सैन्य सहायता देने के साथ उसकी सेना को चीन के खिलाफ युद्ध के लिए ट्रेन भी करता है। ऐसे में बाइडेन का वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करना किसी को हजम नहीं हुआ। तो वहीं शी जिनपिंग ने ये कहते हुए दोनों देशों के रिश्तों में आई खटास को दूर करने की कोशिश की कि दुनिया में 2 सुपर पावर एक साथ रह सकते हैं। हालांकि इशारों में जिनपिंग ने अमेरिका को धमका भी दिया। उन्होंने कहा कि चीन अमेरिका के बीच टकराव हुआ तो नतीजे गंभीर हो सकते हैं। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि बाइडेन और जिनपिंग की मुलाकात के बावजूद दोनों देश कहीं न कहीं अपने अपने रुख पर कायम रहे। जो बाइडेन और शी जिनपिंग की मुलाकात के बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को आड़े हाथों लिया। उन्होंने चीन पर 2020 के बाद से समझौतों का पालन न करने का आरोप लगाया। But then we saw in 2020, for whatever reason, the Chinese did not continue to adhere to the agreement, and we had a big movement of troops to the line of actual control, and eventually there was a clash. Quite a few soldiers died, and what that has done is it has really vitiated the relationship. It has vitiated the relationship, one, in terms of
bringing back memories of a conflict and of sharp differences. But it has also raised questions about a neighbor. When you say, when you have an agreement, it's important that agreements are kept to. And when that doesn't happen, that too has consequences in terms of credibility and trust. जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना ने 2 आतंकवादियों को लंबे ऑपरेशन के बाद ढेर किया। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में भारतीय सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया। दोनों आतंकी भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के पास से हथियार, गोला बारूद बरामद किए। पूरे इलाके में सेना और पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लुधियाना में एंटी ड्रग्स साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम मान ने कहा कि ये कोई राजनीतिक रैली नहीं है, इसका मकसद पंजाब के युवाओं को नशे के दलदल से बाहर निकालना है। राजस्थान के भिवाड़ी में होम वोटिंग अभियान के तहत 5 लोगों की टीम एक 95 साल के बुजुर्ग का वोट डलवाने के लिए उसके घर पहुंची, लेकिन वोट डालने से ठीक 30 मिनट पहले ही बुजुर्ग की मौत हो गई, जिसके बाद पोलिंग टीम को बिना वोटिंग करवाए वापस लौटना पड़ा। नोएडा में सांप तस्करी और रेव पार्टी मामले में एल्विश कनेक्शन को लेकर पुलिस ने जांच तेज कर दी है। नोएडा पुलिस ने केस के मुख्य आरोपी राहुल को 24 घंटे की रिमांड पर लिया। इजरायल और हमास के बीच चल रहा युद्ध निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। नॉर्थ गाजा सिटी पर कब्जा करने के बाद इजरायल की फौज अल शिफा अस्पताल को ढहाने की तैयारी करती दिखी और इसके लिए इजरायली सेना ने अल शिफा अस्पताल के बाहर सैनिकों और टैंकों के साथ बुलडोजर भी तैनात कर दिए। दरअसल इजरायल का आरोप है कि आतंकी संगठन हमास ने नॉर्थ गाजा स्थित अल शिफा अस्पताल को अपना बेस बना रखा था। यही नहीं, अल शिफा अस्पताल में हमास ने घातक हथियार छिपा रखे थे। वहां आतंकियों ने एक सीक्रेट अंडरग्राउंड सुरंग बना रखी थी। हमास ने अल शिफा अस्पताल के नीचे ही अपना कमांड सेंटर भी बनाया हुआ था। और अपने आरोपों की पुष्टि के लिए इजरायली सेना ने अल शिफा अस्पताल का एक वीडियो जारी किया, जिसमें अस्पताल के अंदर हथियारों का जखीरा दिखा। वीडियो में एमआरआई सेंटर के अंदर आतंकियों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे ग्रैब बैग्स दिखे, जिनमें AK-47 जैसी बंदूकें, गोलियां और ग्रेनेड रखे हुए थे। What you will be able to see is military equipment. There is an AK-47. There are cartridges, ammo. There are grenades in here. Of course, uniform, and all of this was hidden very conveniently, secretly behind the MRI machine. वीडियो में एमआरआई सेंटर के अंदर आतंकियों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे ग्रैब बैग्स दिखे, जिनमें AK-47 जैसी बंदूकें, गोलियां और ग्रेनेड रखे हुए थे। दरअसल बुधवार को इजरायल की सेना ने अल शिफा अस्पताल पर धावा बोला था। इजरायल की सेना अस्पताल से आतंकवादियों को खोजकर उनका खात्मा करना चाहती थी, लेकिन इससे पहले ही हमास के आतंकी वहां से भाग निकले। जिसके बाद इजरायल डिफेंस फोर्सेज ने अस्पताल की तलाशी ली तो वहां से हथियारों का जखीरा मिला। ऑटोमेटिक हथियार, हथगोले, गोला बारूद और फ्लैग जैकेट्स मिली। Ammunition, fighting vest with insignia, boots and of course uniforms, and last but not least, standard AK-47. Inside the hospital, hidden in a secluded area. Take a look at this door here. Blast-proof door, which is part of the clinic and part of the infrastructure of the hospital. यही नहीं, ये भी पता चला कि हमास ने अस्पताल के सारे सीसीटीवी कैमरों पर टेप चिपका रखे थे, ताकि अस्पताल में उसके आतंकियों की मौजूदगी का कोई सबूत हाथ न लगे। We tried to uncover the cameras, but all of the cameras have been obstructed. You can see there's black tape covering it. इजरायल ने जो सबूत पेश किए उनसे अमेरिका भी इत्तेफाक रखता नजर आया और कहा कि उसकी खुफिया एजेंसी ने भी यही अपडेट दिया था। तो वहीं हमास ने अल शिफा अस्पताल को अपना कमांड सेंटर मानने से इनकार कर दिया। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले में भारत की न्यूजीलैंड पर जीत के बाद देश भर में एक बार फिर लोगों ने दिवाली मनाई। न्यूजीलैंड का आखिरी विकेट गिरते ही पूरा देश खुशी से झूम उठा, जिसके बाद लोग सड़कों पर उतर आए और जमकर आतिशबाजी की। मुंबई हो या दिल्ली, चंडीगढ़ हो या बेंगलुरु या फिर कोलकाता, सभी जगहों से जश्न की तस्वीरें सामने आई। मुंबई के मरीन ड्राइव पर ये इस वक्त माहौल है। भारतीय टीम की जीत के बाद लोग मानकर चल रहे हैं कि ट्रॉफी अब आ रही है। मैच खत्म होते ही आसमान रोशनी से जगमगा उठा। किसी ने पटाखे जलाकर जश्न मनाया तो कोई डीजे की धुन पर झूमता नजर आया। तो
वहीं कुछ लोग हाथों में तिरंगा लिए भारत माता की जय के नारे लगाते दिखाई दिए। और सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराने के साथ ही भारत ने फाइनल के लिए अपना टिकट पक्का कर लिया। भारतीय टीम ने जैसे ही न्यूजीलैंड को 70 रन से पराजित किया, क्रिकेट प्रेमियों ने जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया और चारों तरफ आतिशबाजी का सिलसिला शुरू हो गया। ऐसा लगा मानो आज ही दिवाली हो। भारत की शानदार जीत का जश्न और खुशी जितनी मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में थी, उससे कहीं ज्यादा मुंबई की सड़कों पर दिखी। क्योंकि दिवाली को बीते अभी 2 ही दिन हुए थे, लेकिन टीम इंडिया की इस जीत ने करोड़ों क्रिकेट फैंस को दिवाली मनाने का फिर से मौका दे दिया। धमाकेदार जीत के साथ भारतीय टीम पहुंची है फाइनल में, ट्रॉफी के कुछ और पास, और अब ये तय दिखाई दे रहा है कि रोहित शर्मा की ये टीम है खास। मानो पूरा शहर पटाखों और उत्साह में डूब गया। लोग झूम रहे थे, नाच रहे थे। बहुत अच्छा मैच था, बहुत मजा आया, सबने बहुत अच्छा खेला। मुंबई में हजारों क्रिकेट फैंस सड़कों पर उतर आए, जिनके चेहरों पर जीत की खुशी साफ झलक रही थी। और मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इस जीत के साथ ही भारत ने न्यूजीलैंड से 2019 के सेमीफाइनल में मिली हार का बदला भी ले लिया। और इस शानदार जीत के साथ ही टीम इंडिया 12 साल बाद वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची। हालांकि वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला 19 नवंबर यानी रविवार को खेला जाएगा, लेकिन भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए लोगों ने दावा किया कि इस बार का वर्ल्ड कप भारत ही जीतेगा। घर घर का नारा है, वर्ल्ड कप हमारा है, वर्ल्ड कप हमारा है। कुछ लोग वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाए रोहित शर्मा की तस्वीर लेकर जश्न मनाते दिखाई दिए। जिस पल की बात मैं कर रही थी, वो पल इन्होंने पहले से ही यहाँ पर बना के रखा हुआ है। कपिल देव है, धोनी है और रोहित शर्मा है, इनके हाथ में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है। मुंबई की सड़कों पर लोग देर रात तक आतिशबाजी करते नजर आए। और सिर्फ मुंबई ही नहीं, देश भर में कई जगह पर क्रिकेट प्रेमियों ने टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाया। ऐसा लग रहा था मानो दीपावली की खुशियां एक बार फिर से लौट आई हैं। जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। विशाखापट्टनम में तो सैकड़ों की संख्या में लोग एक जगह इकट्ठा हो गए और जमकर डांस किया। Zee News.